हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देना, क्योंकि मैं ये बात बोल रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं ये मीन भी कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि साइटोलॉजी के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको इस सेट में से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बहुत ही एनालाइज करने के बाद पूरा प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर किया है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें जिसमें कि हमसे पूछा गया है फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहाँ देखने को मिलती हैं। ऑप्शन गिवन है स्ट्रोमा में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, मिडल लैमिला में, फिर क्रोमोप्लास्ट में। सबसे पहले हमारे ये जानना जरूरी है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन को हम लोग अनदर नेम लाइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और ये होती हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोकेमिकल रिएक्शन देखने को मिलती हैं। और एक बात और नोट कर लेना, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में जब ये रिएक्शन होती है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये एटीपी रिलीज करती हैं, ये एनएडीपीएच रिलीज करती हैं। एनएडीपीएच और वापस थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, एटीपी रिलीज करेंगी ये कौन सी फोटोकेमिकल रिएक्शन, और दूसरा सब्सटेंस होता है हमारा NADPH भी रिलीज करती है। तो ये बात आप नोट कर लेना। सारे पॉइंट्स क्लियर करते वापस से एक बार रिपीट करते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन को लाइट रिएक्शन बोलते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये देखने को मिलती हैं। एटीपी सनलाइट के प्रेजेंस में जब ये ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब बेसिकली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो एटीपी का निकलते हैं और NADPH निकलते हैं। वहीं दूसरी होती है, एक और होती है जिसको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल, एक तो होती है फोटोकेमिकल और एक होती है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल को हम लोग अनदर नेम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि होती है हमारी स्ट्रोमा में। बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शंस कहाँ होती हैं, ये होती है स्ट्रोमा में। और जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, मतलब कि जब इससे एटीपी और NADPH निकल रहे होते हैं लाइट रिएक्शन से, बायोकेमिकल रिएक्शन उन्हीं को यूज करती हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं और सिर्फ आपका फ़ायदा है, विदाउट एनी चार्जेस। एग्जाम हॉल में 110% गारंटी कि जब आप बैठे होंगे ना, अब वहाँ एनालाइज करके देखना कि कितने क्वेश्चन हमारी सीरीज से आपसे फंसते हैं। क्योंकि ये सिर्फ ऐसे नहीं कि ऐसे कहीं से उठा के क्वेश्चन दे दिए, बहुत एनालाइज करने के बाद, सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ही शॉर्टलिस्ट करके PDF आपके लिए बनती है। तो इसलिए सिर्फ आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दबा के सपोर्ट करो, दबा के वीडियो मिलेंगे आपको, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एन ऑर्गेनेली विच हैज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऐसी सेल ऑर्गेनेली बताएं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें तो एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन गिवन है बेसिकली न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, राइबोसोम से फिर माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा डी ऑप्शन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि ETS कहते हैं इसको शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया भी है माइटोकॉन्ड्रिया के पूरे सेशन में। तो ये देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको बेसिकली एनर्जी हाउस कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जो फिजिकल बेसिस है लाइफ का, जीवन का आधार बेसिकली इसको कह सकते हैं, वो क्या है। न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है, DNA है या फिर क्रोमोजोम है। एक सिर्फ छोटी सी बात इतनी याद रखनी है हमने कि जो एक मैच्योर सेल होती है ना, उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्रोटोप्लाज्म, एक होते हैं, सेकंड होते हैं हमारे वैक्यूल्स, और थर्ड होती हैं सेल वॉल्स। तो ये जो 3 पार्ट हैं ये सेल के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इनको हम PVC भी कह सकते हैं। मैच्योर सेल्स के ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उसमें से एक आता है प्रोटोप्लाज्म, जिसको कि हम कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। एक्चुअल में ये एक लाइक फ्लूइड है, मतलब क्लियर होता है, कलरलेस होता है, जेली की तरह जिलेटिनस एक कोलोइडल सब्सटेंस होता है। इसको हम एनर्जी ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, एनर्जी ऑफ लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट बात, ये बेसिकली केमिकल एनर्जी जो होती है उसको एनर्जी ऑफ लाइफ में कन्वे करते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसलिए ये जीवन का आधार है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ ठीक हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जिसमें कि हमसे पूछा गया है द फंक्शन ऑफ एमाइलोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट का फंक्शन है वो क्या होता है। वाटर को एब्जॉर्ब करना लाइट को, फैट को स्टोर करना, फिर स्टोर करना स्टार्च को। प्लास्टिड जो है ना, प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं। आपको ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ना कि एमाइलोप्लास्ट एक्चुअल में क्या होते हैं। यदि नहीं पता होगा तो ये तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको अच्छे से बताऊं। एमाइलोप्लास्ट बेसिकली क्या है, तो प्लास्टिड होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, इसको इरेज करते हैं, वापस से करते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है,
प्लास्टिड 3 प्रकार के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। समझ लेना, भले ही लिखा ना जाए क्योंकि स्क्रीन छोटी हो जाती है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट का ही एक प्रकार है एमाइलोप्लास्ट। यहाँ तक की बात ठीक है। तो ये किसका एक प्रकार होता है एमाइलोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट का। वापस से लिख देती हूँ यहाँ, ल्यूकोप्लास्ट का ही एक टाइप है जिसका नाम होता है एमाइलोप्लास्ट और इसका काम होता है स्टार्च को स्टोर करना। अब फैट को स्टोर कौन करते हैं? उसी के 3 टाइप होते हैं। एक होता है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट क्या करते हैं? ये करते हैं फैट को स्टोर करने का काम। इलायोप्लास्ट करेंगे फैट को स्टोर और एमाइलोप्लास्ट करते हैं स्टार्च को स्टोर। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो एमाइलोप्लास्ट किसका एक प्रकार है? ल्यूकोप्लास्ट का। और ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं भाई? कलरलेस प्लास्टिड हैं ये बातें आपको नोट कर लेनी है, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। नेक्स्ट बात, 5th क्वेश्चन की तरफ मूव कर दें। इस वजह हमसे पूछा गया है द फ्रूट आफ्टर राइपनिंग बिकम्स सॉफ्ट इज ड्यू टू द। बहुत बेसिक सी बात है, आप जानते होंगे कि जब फल पक जाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जब वो कच्चे होते हैं तो बिल्कुल ठोस होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हमसे पूछा गया है। डिसोल्यूशन ऑफ टेनिन सेल सैप, कि डिसोल्यूशन होता है टेनिन का सेल सैप में, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला जो कि पैक्टिन का बना होता है, फिर फॉर्मेशन होता है इथाइलिन गैस का, फिर एनी ऑफ दीज में से कोई भी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। यानी कि जो मिडल लैमेला है जो कि पैक्टिन का बना हुआ होता है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। इसकी वजह से जो फ्रूट्स हैं वो पकने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब जो पैक्टिन है वो कन्वर्ट हो जाता है एक वाटर इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में। बहुत सारे डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं उनकी हेल्प से। तो एंजाइम्स की हेल्प से क्या हो जाता है? बिल्कुल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वे हो जाता है, इसलिए फ्रूट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट सेल हैविंग लाइजोम इज। ऐसी कौन सी प्लांट सेल है जो कि लाइजोम रखते हैं हम, लाइजोम जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एसिटेब्युलेरिया, रिक्सिया, स्पायरोगोरा, फिर न्यूरोस्पोरा। तो राइट ऑप्शन इसका, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए बता रही हूँ, लाइजोम डेफिनेटली ऑब्जर्व्ड होते हैं एनिमल सेल में, ये बात तो आप जानते ही होंगे। लेकिन इन कंपेरिजन टू एनिमल सेल ये थोड़े कम मिलते हैं प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। जैसे कि एनिमल सेल में तो ये पैनक्रियाटिक सेल में भी देखने को मिलते हैं। ये आपसे पूछा सकता है कि कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? पैनक्रियाटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ल्यूकोसाइट्स में देखने को मिलते हैं। ल्यूकोसाइट्स हो गया, पैनक्रियाटिक सेल्स हो गया, वहाँ लाइजोम देखने को मिलते हैं। इनको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो प्लांट सेल्स जो होते हैं, अब हाँ क्वेश्चन क्या था ये तो भूल ही गए। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ऐसे कौन से प्लांट सेल है? तो भाई एनिमल सेल में तो देखने को मिलते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल प्लांट्स के अंदर ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन न्यूरोस्पोरा जो कि एक फंगस है उसके अंदर इस लाइजोम को स्पॉट किया गया था, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पर मूव कर चुके हैं जिसमें कि हमसे पूछा गया है केन शुगर इज। भाई केन शुगर क्या है? फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, शुक्रोज है, गैलेक्टोज है। केन शुगर होता है शुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड है और डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसलिए इस सुक्रोज का नाम होता है केन शुगर। और यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि टेबल शुगर किसका नाम होता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। जब इस क्वेश्चन को देख रहे हो ना तभी इसका आंसर करना, तब आके की वीडियो देखना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइटोलॉजी के क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ बनाऊंगी, 2 सीरीज़ में होगा। एक तो आज ये पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2। ज़्यादा क्वेश्चन देने नहीं है, सिर्फ इतने जिनमें से कि उम्मीद हो कि 100% इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। हमारा टारगेट सिर्फ इतना है, साइटोलॉजी 2 भी क्वेश्चन आए ना वो हमारी सीरीज़ में से आ जाए, बात इतनी है बस। तो इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि एनालाइज करके अच्छे से सभी पेपर्स को, ताकि इन्हीं से बाहर कुछ ना जा पाए। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइजोमल एक्टिविटी क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइजोम की जो एक्टिविटी किसके दौरान देखने को मिलती है ये हमसे पूछा गया है। सेल डिवीजन के दौरान, ऑटोलाइसिस के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान, फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन के दौरान। तो बताएं जरा। देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये सारे फंक्शन तो लाइजोम के हैं ही, लेकिन हमसे पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है लाइजोम के एक्टिविटी के बारे में। तो ये होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। ध्यान से सुनना, जो स्पर्म का होता है भाई हेड, स्पर्म के हेड में बहुत सारे मतलब लाइजोम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एक पैकेट के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम आपने सुना भी होगा, एक्रोसोम। उसी एक्रोसोम में बहुत सारे लाइजोम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही अब ये स्पर्म जाएगा एग की तरफ, स्पर्म गया एग की तरफ, तो ये स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं सारे एंजाइम्स।
तो ये सबसे पहले उस एग की जो लेयर है उसको क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है डाइजेस्ट करने का बेसिकली सेल्स के अंदर। तो ये उस इन्वेलप जो है, जो सेल्स की आउटर लेयर है, उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। इनफैक्ट डाइजेस्ट तो कर लिया एग का पूरा जो लेयर है, ताकि स्पर्म वहाँ अंदर जाके फर्टिलाइज कर सके एग को। इनफैक्ट स्पर्म के अंदर एक होल भी बनाते, ताकि जो एग के अंदर एक होल भी बनाते हैं, ताकि जो स्पर्म है ये आसानी से उसके थ्रू अंदर जा पाए और एग को फर्टिलाइज कर दे। तो ये काम होता है लाइजोम का। फर्टिलाइजेशन के दौरान ये देखने को मिलता है। तो तभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया पूरी होती है, क्योंकि स्पर्म जो है एग के थ्रू, मतलब एग के अंदर जाता है, उसको फर्टिलाइज करता है, काम खत्म, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान देखने को मिलती है। यहाँ तक की बात क्लियर है, बिकॉज ऑफ लाइजोम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात, 9th क्वेश्चन जिसमें कि हमसे पूछा गया है, मोस्ट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं लाइजोम के, ये किस चीज़ पे फंक्शन करते हैं? एसिडिक पीएच पे, बेस पीएच पे, न्यूट्रल पीएच पे, फिर किसी भी पीएच पे काम कर देते हैं। एक्चुअल में जो एक स्टेबल पीएच है वो तो 5 होता है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं तो एसिडिक पीएच पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि ये उनके जो एंजाइम अच्छे से काम कर सकें। क्योंकि पता है यहाँ इस पे काम करने का रीज़न पता है क्या है? क्योंकि यहाँ ये खुद की सेल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो उसका रिस्क बहुत कम होता है कि इस पीएच पे खुद की सेल्स को डाइजेस्ट ना कर दें। तो इसलिए इस पीएच पे इसके जो एंजाइम वो अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन जिसमें कि हमसे पूछा गया है, द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ राइबोसोम। यूनिट क्या है मेजरमेंट की बेसिकली राइबोसोम की, तो हमको वो बतानी है। एंगस्ट्रॉम है, माइक्रोन है, श्वेडबर्ग यूनिट है, फिर नैनोमीटर है। तो ये होती है श्वेडबर्ग यूनिट, जिसको कि हम एस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, श्वेडबर्ग यूनिट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपके आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं और कैसा लगा आपको सेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आज का जो मैं आज यहाँ लेके रही हूँ, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से हर एक सेशन को, हर एक क्वेश्चन को, उसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से नोट करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के बारे में है। ऑप्शन 1, हमेशा रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी वॉल थिन होती है। ये हमसे पूछा गया है कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें जो सेकेंडरी वॉल है वो तो ठोस होगी, लेकिन जो पहली होती है वो काफ़ी पतली सी होती है। हैव चैनल्स बिटवीन सेल्स एंड अलाउ साइटोप्लाज्म टू पास फ्रॉम सेल टू सेल। डेवलप टर्गर प्रेशर, जब वाटर न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है डेवलप होता है टर्गर प्रेशर। ये बात क्या सही है? ये हमसे पूछा गया है। डोंट हैव सेल टू सेल जंक्शंस लाइक एनिमल। भाई होता है, प्लाज्मोडेस्माटा तो होते हैं, तो ये बात तो हम नहीं कह सकते कि जंक्शंस नहीं होते, प्लाज्मोडेस्माटा तो होता है ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए ही ठीक हो जाएगा कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है इन कंपैरिजन टू पहली वाली के। तो पहली वाली जो वॉल होती है वो थिन होती है, जबकि जो सेकेंडरी सेल है वो बिल्कुल रिजिड होती है, वही प्रोटेक्टिव भी होती है नेचर में। नेक्स्ट बात करते हैं 12th क्वेश्चन जिसमें कि हमसे पूछा गया है, क्रोमोसोम्स हैविंग इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल आर्म्स। मतलब देखो भाई, ये है हमारा मैंने आपको सारी शॉर्ट वीडियो बताई थी क्रोमोसोम्स के टाइप्स के ऊपर बेसिकली। तो यहाँ 2 सेगमेंट होते हैं क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम के 2 सेगमेंट हैं, उनके अगर इक्वल में सेंटर में प्रेजेंट है और 2 इक्वल हाफ्स बन रहे हैं, इक्वल हाफ्स या फिर ऑलमोस्ट इक्वल, तो उसको कहते हैं मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक कोई एक छोटी आर्म होती है, कोई बड़ी आर्म होती है। कंसेंट्रिक जैसा कुछ नहीं होता। टीलोसेंट्रिक एक बिल्कुल पॉइंट सा, मतलब सेंट्रोमियर किसी एक क्रोमोसोम के एंड पर प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक। लेकिन जिसमें इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल आर्म्स बन रहे होते हैं ना, कुछ वी शेप, सेंट्रोमियर यहाँ है, ये 2 सेगमेंट हैं, तो इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक। ठीक है। 13 क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली इन द सेल। सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनली जो होती है सेल्स के अंदर वो कौन सी होती है? ऑप्शन गिवन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, गोल्जी बॉडी है, फिर क्रोमोसोम है। तो लार्ज सबसे बड़ी जो सेल ऑर्गेनली होती है सेल्स के अंदर वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि पावर हाउस कहा जाता है सेल का। सॉरी, गलत बता दिया। लार्ज सेल ऑर्गेनली तो प्लास्टिड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ध्यान कहीं और था। तो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये कलरलेस होते हैं, मैंने आपको बताया भी था। जिसका कि एक अनदर इंपॉर्टेंट टाइप है एमाइलोप्लास्ट, जिसका फंक्शन होता है स्टार्च को स्टोर करना। 4th क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आरएनए आर फाउंड इन सेल्स। आरएनए के कितने प्रकार सेल्स में प्रेजेंट होते हैं? तो टोटल 3 होते हैं। एक होता है आरआरएनए, एक होता है एमआरएनए और एक होता है टीआरएनए। ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाए। तो एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए 3 प्रकार होते हैं आरएनए के जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल्स में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस 2-3 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक भी लिए थे, क्योंकि बेसिक ही पूछे जाते हैं और हम उन्हीं में अटक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
15 पर मूव कर चुके हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट का। ल्यूकोप्लास्ट आर, मैंने पहले भी बताया था ये जो प्लास्टिड्स है ना, इनसे साइटोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैंने घुमा फिरा के कई सारे क्वेश्चन इससे यहाँ इंक्लूड किए हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड का ही एक टाइप है जो कि कलरलेस होते हैं, बताया भी था इसके कई टाइप, अगेन लायोप्लास्ट हो गया, माइलोप्लास्ट हो गया, ठीक है, कलरलेस होते हैं ये। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसकी जो सेकंड सीरीज़ होगी। तो यहाँ तक की बात क्लियर है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।